नमस्कार। आज हम भारतीय शासन के एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से की बात करेंगे, वित्त आयोग। ये वो सिस्टम है, वो संस्था है जो तय करती है कि देश का पैसा केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बटेगा। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की तह तक चलते हैं। चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक बड़ा सा संयुक्त परिवार है जहां कमाने वाले सदस्य तो कुछ ही हैं, लेकिन घर में रहने वाले सभी लोगों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। अब सवाल ये उठता है कि पैसे का बंटवारा कैसे हो ताकि सब खुश रहे और किसी को भी ये न लगे कि उसके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है। असल में देखा जाए तो भारत भी अपने सभी राज्यों के साथ एक बहुत बड़े परिवार जैसा ही है, और यही सवाल हमारे सामने एक राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होता है। और बस यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। ये समझने के लिए कि आखिर वित्त आयोग की जरूरत ही क्यों पड़ी, पहले हमें देश के सामने जो एक बुनियादी वित्तीय चुनौती है उसे समझना होगा। देखिए, भारत के वित्तीय सिस्टम में एक बड़ा ही दिलचस्प असंतुलन है। एक तरफ है केंद्र सरकार जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जैसे बड़े बड़े टैक्स लगाकर देश का ज्यादातर राजस्व इकट्ठा करती है। वहीं दूसरी तरफ हैं राज्य सरकारें जिनके कंधों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसी जरूरी सार्वजनिक सेवाओं पर भारी भरकम खर्च करने की जिम्मेदारी है। तो मतलब कमाई एक जगह हो रही है और खर्च की जिम्मेदारी कहीं और है। सवाल यह है कि इस फासले को कैसे भरा जाए। और कमाल की बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चुनौती को पहले ही भांप लिया था, और उनका समाधान था एक ऐसी स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था का निर्माण करना जो इस संतुलन को बना सके। तो चलिए देखते हैं क्या है ये समाधान। और ये समाधान है वित्त आयोग। ये कोई आम समिति नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक निकाय है। मतलब इसका वजूद सीधे हमारे संविधान से आता है, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये केंद्र और राज्यों के बीच के वित्तीय रिश्तों को ठीक से परिभाषित करे और उनमें एक संतुलन बनाए रखे। और इसकी बुनियाद है हमारे संविधान का अनुच्छेद 280, जो इसे एक बहुत बड़ी ताकत देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 साल में एक नए वित्त आयोग का गठन करना सरकार की मर्जी पर नहीं है। ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना ही होगा। इसे एक अर्ध न्यायिक निकाय यानी कि एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी माना जाता है। अब इसका आसान भाषा में मतलब यह है कि ये केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के मामले में एक निष्पक्ष पंच या रेफरी की तरह काम करता है। ये अपने फैसले सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लेता है। तो ठीक है, अब हमें यह तो पता चल गया कि वित्त आयोग क्या है, पर सवाल यह है कि ये असल में करता क्या है। चलिए अब इसके काम को समझते हैं, क्योंकि इसके काम को समझना ही इसकी अहमियत को समझना है। इसके सबसे जरूरी काम को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जिसे कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऊपर से नीचे का बंटवारा। इसमें यह तय होता है कि केंद्र के कुल टैक्स कलेक्शन में से कितना प्रतिशत हिस्सा सारे राज्यों को मिलाकर देना है। और दूसरा हिस्सा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी राज्यों का आपसी बंटवारा। जब यह तय हो गया कि राज्यों को कुल कितना पैसा मिलेगा, तो फिर उस पैसे को अलग अलग राज्यों में उनकी जरूरतों और हालात के हिसाब से कैसे बांटा जाएगा। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यह है विभाज्य पूल, मतलब टैक्स का वो हिस्सा जिसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जा सकता है। वित्त आयोग यही सिफारिश करता है कि इस पूरे पाए का कितना बड़ा टुकड़ा राज्यों को मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो हाल ही में 15वां वित्त आयोग था, उसने सिफारिश की थी कि यह हिस्सा 41% होना चाहिए। पर इसका काम सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता। आयोग ये भी बताता है कि किन सिद्धांतों पर राज्यों को अतिरिक्त मदद यानी सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए, और साथ ही ये पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसी हमारी स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने के उपाय भी सुझाता है। तो ये सारी सिफारिशें करता कौन है, और ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए अब जरा आयोग की बनावट और उसके काम करने के तरीके को भी समझ लेते हैं। इसकी बनावट काफी सीधी सादी है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 दूसरे सदस्य। इनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करते हैं, और इनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये हमारी संसद तय करती है। आमतौर पर ये सदस्य पब्लिक अफेयर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों के बड़े जानकार होते हैं। इस आयोग का सफर एक तय प्रक्रिया से होकर गुजरता है। राष्ट्रपति जब इसका गठन कर देते हैं तो ये आयोग पूरे देश का दौरा करता है, सभी राज्यों और केंद्र सरकार से सलाह मशवरा करता है और अलग अलग विशेषज्ञों से भी मिलता है। अपना पूरा काम खत्म करने के बाद ये अपनी सिफारिशों वाली एक डिटेल्ड रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे बाद में संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सारी सैद्धांतिक बातें तो ठीक है,
लेकिन एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? इसका हम सब की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ता है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोग की सिफारिशें सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहती। ये सीधे तौर पर उन पब्लिक सर्विसेज को फंड करती हैं जिनका इस्तेमाल हम सब हर रोज करते हैं। जब आयोग किसी राज्य को ज्यादा पैसा देने की सिफारिश करता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उस इलाके के स्कूलों के लिए बेहतर संसाधन हो। इसका मतलब हो सकता है कि स्थानीय अस्पतालों और क्लिनिकों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिलें। और हाँ, इसका मतलब बेहतर सड़कें, पीने का साफ पानी और सफाई जैसी जरूरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से भी है। तो संक्षेप में कहें तो ये आयोग ही राजकोषीय संघवाद यानी कि फिस्कल फेडरलिज्म की नींव है। ये वो सिद्धांत है जो ये पक्का करता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देश के वित्तीय ढांचे में संतुलन बनाए रखें। इसका मकसद अमीर और गरीब राज्यों के बीच के फासले को कम करना है, ताकि हर नागरिक को विकास का बराबर मौका मिल सके। तो जैसा कि हमने देखा, वित्त आयोग भारतीय संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन बनाने वाला पहिया है। लेकिन जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बदल रही है, जीएसटी जैसी नई टैक्स व्यवस्था लागू हो रही है, इसके सामने नई चुनौतियां भी आ रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में संसाधनों का निष्पक्ष बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए अगले वित्त आयोग को किन नई हकीकतों का सामना करना पड़ेगा।